बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपके पास लौटेंगे हम शाम के वक्त। कुमार साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आप मुस्कुरा रहे थे, आप हंस रहे थे, लेकिन शायद आपके उस स्वर में अंदर भी कहीं ना कहीं वेदना छुपी हुई थी। ये वो व्यक्ति है जो देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, इस देश का किसान, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्या इनकी बात वित्त मंत्री सुन और समझ पाते हैं? देखिए, मैं मुस्कुरा रहा था क्योंकि आप बजट को किस तरह से देखते हैं। एक वर्ष के बजट में आपकी क्या उम्मीद हो सकती है? एक आम आदमी की उम्मीद जो हो सकती है वो हो सकती है कि मेरा एक तो टैक्स ना बढ़े, जो मैं इस समय ले रहा हूं, जो मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसमें बहुत अधिक वृद्धि ना हो, तो टैक्सेस ना बढ़े। मेरे हिसाब से तो टैक्सेस नहीं बढ़ाए गए, इसमें केवल कुछ रिच आइटम्स को छोड़ के एसयूवीज और कॉस्टली सेल फोन्स और इन सब के टैक्सेस थोड़े बढ़ाए गए। दूसरी क्या उम्मीद होती है कि हमारे इनकम टैक्स में खासतौर से कमी आए, या जो हमारा सामान है उसके एक्साइज और कस्टम्स इन सब में बढ़ोतरी ना हो। तो एक्साइज और सर्विस टैक्स और ये सब रेट्स भी सेम रखे गए। जहां तक इनकम टैक्स की बात है, हालांकि उम्मीद से कम था, क्योंकि लोगों की उम्मीद थी कि 2.5 लाख तक ये इनकम की लिमिट बढ़ सकती है, 2 लाख से 2.5 लाख, क्योंकि डीटीसी में भी 3 लाख तक की छूट की बात की गई थी। तो सबकी उम्मीद थी कि ये काफी बढ़ेगी, 2.5 लाख या 3 लाख होगी, जो कि नहीं की गई है। और इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो उनके ऊपर काफी है, क्योंकि 10% से ज्यादा का इन्फ्लेशन चल रहा है। तो 2,000 रुपए तक की जो छूट दी गई है वो थोड़ी कम है, परंतु टैक्सेस में अक्रॉस द बोर्ड कोई वृद्धि नहीं की गई है। 10%, 20%, 30% के जो 3 स्लैब थे वही मेंटेन किए गए हैं। सरचार्ज की सुन रहे थे कि सरचार्ज नीचे लेवल पे भी आ सकता है, 10 लाख से ऊपर या 25 लाख से ऊपर, वो भी नहीं आया। 1 करोड़ से ऊपर के लिए सरचार्ज आया है। तो मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम, इन सब के ऊपर एडिशनल टैक्सेस का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मेरे हिसाब से कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी इन्फ्लेशन को छोड़ के टैक्सेस की वजह से नहीं बढ़ेगी। सर, इन्फ्लेशन ही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। हाँ, इसके लिए हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री, हमारे ऑनरेबल वित्त मंत्री बार बार नई नई डेडलाइन देते हैं। अब 9 साल से इस इन्फ्लेशन का कुछ नहीं हो पाया है। अब इन्फ्लेशन का कारण क्या है? इन्फ्लेशन का कारण आपका जो एक्सपेंडिचर ऑलरेडी है। आपने देखा 16 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है इस बार का, उसमें 11 लाख करोड़ रुपए नॉन प्लान का है, और 5 लाख करोड़, 5 लाख कुछ 35,000 या 565 कुछ है प्लान का। अब 11 लाख से ऊपर का अगर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में है क्या? मेनली सब्सिडीज है, ब्याज है जो आपने पहले लोन लिए हुए हैं। तो सारी सब्सिडीज को अगर आप मेंटेन रखेंगे और कहीं पे आप उसमें कटिंग नहीं करेंगे, सारे इंटरेस्ट एडिशनल बोरिंग्स कर करके आप एक्सपेंडिचर कंट्रोल नहीं करेंगे, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और अगर आप एक्सपेंडिचर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन आएगा कहां से? इन्फ्लेशन तो फिस्कल डेफिसिट से ही आएगा। आपका 5.1% का जो टारगेट था वो भी बढ़ गया। अभी वित्त मंत्री जी ने कहा है, जो कि 5.2% तक ले आए हैं वो, और आगे 4.8% की जो बात की है, तो उसको अगर मेंटेन करना है। नहीं तो हमारा हो क्या रहा है, कंट्री की रेटिंग कहां जा रही है? कंट्री की रेटिंग जंक में जाने की कि अगर आप 5.3 से ऊपर चले जाते। आप इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 9 साल से एक ही प्रधानमंत्री और 9 साल से एक ही सरकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सरोजा जी, जो किसानों का दर्द है, वाजिब नहीं है वो? नहीं, वो तो वाजिब तो है, लेकिन ये प्रॉब्लम बजट से सॉल्व नहीं होगी। सुबह भी मैंने बोला था, ये पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो पूरा डिस्टॉर्टेड है। उसमें एक तरफ सब्सिडी दिया जाता है, दूसरी तरफ कंज्यूमर के प्राइसेस मेंटेन करने के लिए जो है वहां पे कुछ और किया जाता है। फार्मर जहां बेचना चाहता है वहां बेच नहीं पाता है। आपके फार्मर, किसी फ्रेंड ने भी उस बात की जिक्र की थी कि बनिया प्राइस लगाता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये पूरा आपको, अगर सेक्टर खोला नहीं जा सकता है तो फिर ये डिस्टॉर्शन रहेगा, कहीं पे पैसे जाएंगे, किसी और पे वो असर करेगा। सरोजा जी, जो दीपक जी ने पूछा है वो ये पूछा है 9 साल से एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, और उसके बाद किसानों की ये गल। नहीं, ये प्रॉब्लम तो 50 साल की है। तो मैं उसलिए बोल रही हूँ कि ये इजीली सॉल्व नहीं हो सकता है। इसके लिए पॉलिटिकल विल सबकी चाहिए होगी। सरोजा जी, एक चीज समझना चाहता हूँ, 20वां मैं देख रहा हूँ अपने इस लाइफ में, और हर बार ये बात उठती है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए, लेकिन हो नहीं पाता। वैसा कारण क्या है? कौन रोकता है? हम जानते हैं हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी इंद्र देवता पर टिकी हुई है। इंद्र देवता अगर अच्छे बरसेंगे, अच्छी फसल होगी, अच्छा जीडीपी ग्रोथ होगा,
बाजार के अंदर पैसा आएगा, किसान का बाइंग पावर बढ़ेगा, इकोनॉमी देश का वो ग्रोथ चक्र घूमता रहेगा। ऐसी क्या दिक्कत है कि आप कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं दे सकते? सही बात है, ये मैं वही बोल रही हूँ, ये पॉलिटिकल विल नहीं है। ये मेरे को ऐसे ही लगता है, मैं बाहर से देखती हूँ तो मेरे को लगता है कि इतने पैसे में तो बहुत कुछ हो सकता है, पर अगले साल हम देखेंगे यही प्रॉब्लम्स आएंगी, यही करेंगे। वो एग्जीक्यूशन में कहीं या तो विल नहीं है, करना नहीं चाहते हैं, या वो कर नहीं पाते हैं। चाह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन में, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे जुड़ी हुई हैं हाँ जी। कृषि से, तो एग्जीक्यूशन में क्या बेसिक प्रैक्टिकल दिक्कतें आती हैं पैसे रिलीज होने के बावजूद? वो एक तो होता है कि अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं, वो सब्सिडी सही फार्मर तक पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है। ये काफी चर्चा हो चुकी है, काफी इस पे रिसर्च रिपोर्ट निकल चुके हैं, जिसमें वो फिर कहते हैं कि नहीं, ओनली 5% या 10% फार्मर को वो बेनिफिट मिलता है। तो उससे जो होता है, ऊपर से लगता है कि इतनी सब्सिडी जा रही है, लेकिन नीचे से आपको पता चलेगा कि सबके पास नहीं पहुंची है, इसलिए उनका जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई हो जाता है, फिर वो मार्केट में वो उस रेट पे दे नहीं पाते हैं। और दूसरी तरफ देखिए, अब जैसे पावर है, कहीं पे फ्री में दे देते हैं, लेकिन वहां पहुंच नहीं पाती है, वहां पावर ही नहीं होता है, फ्री है पर है ही नहीं, तो फिर फायदा नहीं होता है। फिर वो किसान को फिर वही जेनसेट लगाना पड़ता है, डीजल पे खर्च करना पड़ता है, और डीजल उसका जनरेटर कैसा है, उस पर कितना खर्च होता है। आई मीन ये हर एक इवन स्टेट वाइज देखने में बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो कॉस्ट बिल्ड अंदर से हो जाती हैं, ये पता नहीं चलती हैं। फिर उस पे एमएसपी तय होने के बाद भी अगर ट्रेडर वो एमएसपी नहीं देता है या दे नहीं पाता है, देना नहीं चाहता है, तक आपने की थी, बारिश की बात आपने की थी, और पिछली बार बजट में हजारों करोड़ सिंचाई के लिए एलोकेट हुआ था। हजारों करोड़ सिंचाई के लिए अलॉटेड हुआ था, लेकिन हमने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में इतना पैसा अलॉट हुआ, मनीष इस पूरे के पूरे स्कैंडल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और उससे 20 साल या 10 साल के अंदर मात्र 3% कृषि भूमि को सिंचाई करने की व्यवस्था हो पाई। हजारों करोड़ों रुपए उसमें, हजारों करोड़ों रुपए उसमें बह गए, फूंक दिए गए, और आज तक वो परियोजना पूरी नहीं है। तो इरिगेशन के जितने आप प्रोजेक्ट इस तरह से लाते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कम से कम कागज पे ही रहते हैं। क्यों ना ऐसा हो कि वित्त मंत्री खड़े हों, बोले मैंने पिछले साल इतना अनाउंसमेंट किया था, इसके लिए इतना पैसा डाला था, इसमें से इतने का इस्तेमाल हुआ है, इतना मेरे पास अभी बाकी है, इसको मैं आगे ये खर्च करूंगा। ये आप हर प्राइवेट कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने आय व्यय खर्च और सब चीजों का ब्यौरा आप दें। आप उनके लिए डेडलाइन बनाते हैं, सब चीजों के लिए डेडलाइन बनती है, लेकिन सरकार अपने लिए डेडलाइन क्यों नहीं बना पाती है? हम काम करते हैं, डेडलाइन के प्रेशर में काम करते हैं कि 2 बजे का बुलेटिन आना है, 2 बजे का बुलेटिन चलेगा, हमको 1:55 पर यहां पर आ जाना है। तो सवाल यह है कि सरकार में किसकी कितनी जवाबदेही तय है। मनीष जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या सरकार को, जो आम जनता इनको चुनती है, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, आम आदमी की बात करते हैं, ये जो कहते हैं उसके लिए उनको जवाबदेह नहीं होना चाहिए? दीपक जी, मुझे किसी शायर की 4 लाइनें याद आती हैं, और मेरे ख्याल से ये 4 लाइनें ही सब कुछ कह जाएंगी। कहां तो तय हुआ था चिरागा हर घर के लिए, यहाँ चिराग मैसर नहीं किसान और इंसान के लिए। आपने शेर थोड़ा बदल दिया है, शेर थोड़ा बदल दिया मनीष। आपने ठीक कहा, ये दुष्यंत कुमार की लाइनें थी, लेकिन आज चूंकि बात, यही लाइनें तो अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पे बोलते थे। हाँ, तो वो छू मंतर भी तो है, जब से इंडिया न्यूज ने उनको दिखाया है कि आखिर अरविंद केजरीवाल के पीछे का सच क्या है, उसके बाद से छू मंतर है। तो चलिए, क्या खोया क्या पाया, ये हम आपको दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे और हम आपको बताएंगे क्या नफा है, क्या नुकसान है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस बजट में नफे नुकसान की। हमारी ये बहस जारी रहेगी। हमारे साथ पूर्व वित्त मंत्री जुड़ेंगे, हमारे साथ पूर्व वित्त सचिव जुड़ेंगे, हमारे साथ नए नए मेहमान जुड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। ये है ITV नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, देश की धड़कन।